जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 23 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए। अच्छा, बैचेस में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ये सब टॉपिक्स हैं हमारे 6 टॉपिक्स, जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं एक एक टॉपिक के बारे में कि क्या है इस टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली 100% एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। इंडिया के 7 नए नेचुरल हेरिटेज साइट यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हुए हैं। ये क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड तो टॉपिक आना ही है एग्जाम में। और ये इंडिया की जियो डाइवर्सिटी और इको टूरिज्म, इंडिया की जियो डाइवर्सिटी और इको टूरिज्म पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया की डिप्लोमेसी और इको टूरिज्म के लिए। ऐसी चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में वो पूछी जाती, मेंस में आ जाती हैं कि क्यों भाई यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया की डिप्लोमेसी और इको टूरिज्म के लिए। सोच रहे हो आप? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। तो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें 7 नई चीजें शामिल हुई हैं, राइट। इसको एक एक करके हम लोग जो है वो डेप्थ में जो है वो कवर करने वाले हैं, राइट। अरे यार, बैंक वाले पीछा नहीं छोड़ते आजकल। अब वो भी क्या करें बेचारे, उन लोग का काम है। अभी फोन आ रहा था, कंटिन्यूअस फोन बज रहा था, एक बार काटो तो भी सबर नहीं है भाई। हाँ, होते हैं कुछ लोग, होते हैं। अब थोड़ा मेरे क्या बैंकिंग का पंगा चल रहा है यार। और आजकल भैया, आप लोग को मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ गाइस, एक ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है ना, तो पैसा रिसीव मत करना, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, पता है। अभी हुआ ये कि मेरे नेबर हैं। अब एक्चुअली ये हुआ था कि मैंने उनके अकाउंट पे जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो डाले थे, डलवाए थे। मतलब एक जगह से जो है मुझे रिसीव जो है वो करवाना था, और मेरे अकाउंट पे जो है वो जा नहीं रहे थे, कुछ इशू जो है वो चल रहा था मेरे अकाउंट्स के साथ, राइट। तो उनके अकाउंट में डलवाए। अब हुआ ये कि उनका अकाउंट अब ब्लॉक हो गया, साइबर सेल ने जो है वो कंप्लेन कर दी। अब वो पूरी उनको रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ रही है कि कहां से पैसा आया, किस पर्पस के लिए पैसा है क्या नहीं है। तो उसमें बहुत माथापच्ची होती है। तो आपको मैं लिटरली बता रहा हूं भाई, भूल के भी, अब जिसको आप जानते नहीं हो, राइट, या फिर आपका, आप अगर पैसा अपने अकाउंट में बुलाओ तो अपने खुद के पर्पस के लिए बुलाओ, फालतू किसी दोस्त प्यार के पर्पस के लिए मत बुलाओ। अब जो मेरे नेबर हैं बेचारे, हालांकि ठीक है, उनका काम तो अटकने नहीं दूंगा मैंने उनको क्लियरली बोल चुका है कि भैया जो भी आपको जो है वो खर्चा पानी करना है, मुझसे जो है वो कैश ले जाना या मुझसे करवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे बाद में दे देना। उसमें उनके भी मेरे ख्याल से शायद 10-20 हजार रुपए थे, तो वो परेशान हो रहे थे। मैंने कहा भाई मुझसे कैश ले लो आप, तो अभी तो मना कर रहे हैं वो, बट उनको ज्यादा तकलीफ आएगी तो अपन उनको दे देंगे। बट ऐसा हर कोई मिलता नहीं है, समझ में आई। तो कभी भी अपने अकाउंट में किसी से भी पैसा बुलवाओ तो जस्ट मेक श्योर कि वो आपका उसका, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। ये मेरा पर्सनल केस अभी चल रहा है ना, तो वो चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं। चलो एनीवेज, तो देखो एक और नई एक्स्ट्रा न्यूज दे दी मैंने आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब एआई। इस टॉपिक को तो सुनना है, रोज पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को हम लोग, हफ्ते में करीब 4 दिन तो ये टॉपिक आ ही जाता है ना। इंडिया होस्ट करेगा एआई इंपैक्ट समिट 2026। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि एआई से जीडीपी 2035 तक $8.3 ट्रिलियन हो सकती है। फोकस होगा एथिकल एआई के ऊपर, इंक्लूसिवनेस के ऊपर और एआई इनेबल्ड गवर्नेंस के ऊपर। नेक्स्ट, ईपीएफओ, बड़ा इंपॉर्टेंट। ईपीएफओ ने लॉन्च किया है पासबुक लाइट और ऑनलाइन एनेक्चर के एक्सेस। ये ट्रांसपेरेंसी, ग्रेवियंस रिड्रेसल और डिजिटल इंक्लूजन को बूस्ट करेगा 27 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए। अब एक एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अब ये बेसिकली कर ये रहे हैं, ईपीएफओ जो है वो ये लेकर आ रही है, यानी कि रिफॉर्म जो है वो लेकर आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करें। तो ये एनएसएसओ का सर्वे सामने आया और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई। उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन स्टिल 50% गांव क्षेत्र में और 20% शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करो और न्यूट्रिशन के ऊपर और दाल के ऊपर, पल्सेस के ऊपर जो है फोकस करो, राइट। नेक्स्ट, ये अपन ने ये वाली चीज देख ली।
हाँ, एक और चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक एआई से पूरे दुनिया भर का ट्रेड 34 से 37% और जीडीपी 12 से 13% बढ़ सकता है, लेकिन अगर सही पॉलिसीज ना हो तो इससे असमानताएं भी बढ़ सकती हैं। तो ये एक और टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट, इंडिया ने ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए क्लाइमेट जस्टिस, एडाप्शन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और लीडरशिप का रोल जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स भी हम लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो आइए एक एक करके पूरे आर्टिकल्स को हम लोग समझेंगे, बट बिफोर दैट, अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है गाइस, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और आपको बता दें कि, एक मिनट रुकना, यस, हमारा कोर्स जो है वो हर साल हमारा कोर्स जो है वो अपडेट जो है वो किया जाता है। मतलब कि ये मान के चलिए कि पुराना आउटडेटेड कोर्स को जो है वो पढ़ाया नहीं जाता, हर साल नए कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, कोर्सेज को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर बताना कि आपने कोर्सेज को ज्वाइन कर लिया। तो मैंने आपको टॉपिक के आइडिया तो ऑलरेडी दे ही दिए हैं कि कौन से टॉपिक है, किस तरीके से हम लोग जो है वो कवर करेंगे। राइट, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अब चलिए हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है भाई, मतलब ये मान के चलो 100% है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के 7 नए नेचुरल हेरिटेज साइट यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गए। अब जो ये 7 साइट्स जो शामिल हुए, पहले तो यही लिख लो, 7 नए नेचुरल हेरिटेज साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल हुए हैं। और टेंटेटिव लिस्ट हमारी 62 से 69 जो है वो हो चुकी है। तो ये फैक्ट्स जो होते हैं वो ध्यान में रख रहे हैं। जो 7 नेचुरल साइट्स हैं उनके नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। इस इंक्लूजन के बाद इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट बढ़ गई है, 62 से 69 हो गई है। अब इंडिया के पास 49, ये फैक्ट भी लिखना, 49 कल्चरल साइट्स, 17 नेचुरल और 3 मिक्स्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो है यूनेस्को के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। समझे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि ये स्टेप जो है बता रहा है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इंडिया की वेरियस साइट्स को जो है वो मिलेगा। तो इससे काफी सारी चीज होती है, ग्लोबल फंडिंग आती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, राइट। वो पर्टिकुलर साइट का प्रोटेक्शन और ज्यादा बेहतर हो जाता है, कंजर्वेशन और बेहतर हो जाता है। तो आपको बता देगा, इस टेंटेटिव लिस्ट जो है वो एक इनिशियल स्टेज है जहां से साइट्स को नॉमिनेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए। इसमें शामिल होने से इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के रास्ते खुल जाते हैं, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। राइट, ये सुनना है, जो चीज लिखने वाली है, याद करने वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। इंडिया की कमिटमेंट्स है कि हमें जो है वो जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल हेरिटेज प्रिजर्वेशन को शोकेस करना है। मतलब हम बताते हैं, हम जो स्टेप जो है वो लेते हैं ना, तो हम ये चीज बताते हैं कि भैया भू वैज्ञानिक और पारिस्थितिक विरासत के संरक्षण पर हम लोग मेनली टारगेट करते हैं। इसके जरिए जो हमारी जो साइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसका संरक्षण करना है, उस चीज को मेनली तौर पर हम हाईलाइट करते हैं। और ये कल्चरल डिप्लोमेसी और इको टूरिज्म को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, पैसा आएगा इंडिया के अंदर इस चीज से, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। इंडिया को एक कस्टोडियन ऑफ ग्लोबल जियो डाइवर्सिटी के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं ये सब चीजें। इंडिया का रोल है कि भाई इंडिया जो है, भारत जो है, वैश्विक भू विविधता के संरक्षक के रूप में भारत की साख काफी बढ़ जाती है इसमें। तो ये देखो कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मेंस के लिए जरूर लिख लो आप, कि इस प्रकार से नेचुरल हेरिटेज साइट्स को हम लोग प्रिजर्व जो कर रहे हैं, उससे इंडिया की एक अच्छी इमेज जो है वो बन रही है, रेपुटेशन जो है वो बन रही है इंटरनेशनल लेवल पर। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये 7 नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेकन ट्रैप्स कहां पर है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड के बेस्ट प्रिजर्व्ड लावा फ्लोज में से एक हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ऑलरेडी एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है,
उसी के अंडर लोकेटेड है डेक्कन ट्रैप, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर पूछा जा सकता है कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, लिख लो। 85 मिलियन साल पुराना बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है यहां पर, लेट क्रिटेशियस पीरियड का है ये भी लिखना कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। ये पूरा पॉइंट, ये पूरे पूरे पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 जो जितने ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे लिखेंगे अभी आप एक एक करके। नेक्स्ट, मेघालय, मेघालयन एज केव्स मेघालय में है। यहां पर आपको माव मुलू केव जो है वो नजर आएगी। इसको माव मुलू ही बोलते हैं ना इस पर्टिकुलर केव को, मुलू मुलू माव मुल्लू केव, अजीब सा नाम लग रहा है ना। तो ग्लोबल स्ट्रेटोटाइप फॉर मेघालयन एज इन होलोसीन एपॉक, तो ये होलोसीन पूछा जा सकता है कि होलोसीन एपॉक से कौन एसोसिएटेड है, तो ये मेघालयन एज केव। नेक्स्ट, नागा हिल्स ओफियोलाइट नागालैंड में अपलिफ्टेड ओशियनिक क्रस्ट है ये, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जानकारी दे रहा है। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताऊं, पहले में पूछ लेंगे लावा फ्लो किससे एसोसिएटेड, डेक्कन ट्रैप। दूसरा, लावा के लिए तो आपको याद भी रहेगा। अब फिर इसके अलावा ये जो है आप पूछ लेंगे क्रिटेशियस पीरियड से रिलेटेड कौन है, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेंट मेरी, फिर आपसे पूछ लेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए कौन सी चीज जानी जाती है, तो नागा हिल, ओफियोलाइट, समझे। इरामाटी डिबालू, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। रेड सैंड ड्यून्स के लिए ये फेमस है, रेड सैंड ड्यून्स। और ये देखो ये भी पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ये फेमस है, राइट। फिर इसके अलावा तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश है ना, तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश, यहां पर आपको जो है वो एपार्चियन अनकंफॉर्मिटी यहां पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी, ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, समझ रहे हो आप। ये रिप्रेजेंट करता है 1.5 मिलियन साल का गैप जियोलॉजी के अंदर। यहां पर आपको सीला थोरनम नेचुरल रॉक आर्क भी हम लोग को नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। फिर केरल के अंदर आपको वर्काला क्लिफ्स देखने को मिलती है। आज ही याद कर लेना भाई, 100%। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पता रहता है कि 100% एग्जाम में आएंगे, उनमें से एक ये टॉपिक है, 100% आएगा। आज ही याद कर लो पूरे टॉपिक को। लोकेशन ध्यान में रखो, किस चीज के लिए फेमस है वो ध्यान रखो। कोस्टल क्लिफ्स हैं वर्काली फॉर्मेशंस की, अपनी नेचुरल स्प्रिंग्स के लिए जानी जाती है। बहुत शानदार इसकी वो है, क्या बोलते हैं, सीन। वहां पे जाओगे तो आप बड़ा अच्छा आनंद मिलेगा। तो इसकी क्या गूगल पे फोटोज भी देख लो, ये सब उनकी लोकेशंस की। इससे फोटोज देखने से जो है वो क्या रहेगा कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म तक चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रहेंगी। अब इन साइट्स का महत्व जो है वो क्या होता है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इन साइट्स को आपने जब जैसा भी देखा पढ़ा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यार ये तो इसको प्रिजर्व करना तो जरूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो बता रही है। भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षण करना जरूरी है ना। तो ये सब साइट्स तो उसी को तो हाईलाइट कर रही है, अलग अलग पीरियड्स की साइट है, और ये बूस्ट करेगी साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन को। जियोलॉजी, इकोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, इन सब एरियाज में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रिसर्चर्स को स्टडी करने के लिए। इको टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे यहां पर देखने, राइट। और पोजीशन जो है वो इंडिया की, कि इंडिया जो है वो लीडर बनेगी, कि इंडिया जो है वो नेचुरल कंजर्वेशन और जियो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रिजर्व कर रही है। अब कुछ और फैक्ट्स ध्यान में रखो। अजंता केव्स महाराष्ट्र के अंदर, बुद्धिस्ट रॉक कट केव यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं। एएसआई के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। 1983 में बनाई गई थी। देखो ये इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये। आगरा फोर्ट, ताजमहल, सन टेम्पल, कोणार्क, है ना। तो ये फैक्ट्स और इनसे जुड़ी चीजें, जैसे एलोरा केव्स, यहां पर बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन आर्किटेक्चर है। कैलाश टेम्पल, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलाश टेम्पल जो है वो कहां का है, एलोरा केव्स का। सिंगल रॉक से बना हुआ ये टेम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल है, फोटो देखना इसकी आप। आगरा का किला,
1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि ये पूरे के पूरे पहली पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए थे इंडिया की तरफ से। ठीक है। अब अगर इस आगरा का किला की बात करें तो मुगल मिलिट्री आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है, अगेन एएसआई के द्वारा, मतलब सभी तो एएसआई मैनेज करती है। ताजमहल सिंबल है लव और मुगल आर्किटेक्चर का, आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। ताजमहल जो पिंक हुआ उसके पीछे का कारण जो है वो क्या है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट सन टेम्पल कोणार्क का, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल है। चैरियट चैरियट शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है, जैसे रथ होता है ना कि सूर्य भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं, वैसा इसका स्ट्रक्चर है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस तो यही है कि भैया अब शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। सेकंड, अवेयरनेस कम है कम्युनिटीज के बीच में, कई बार कम्युनिटीज ही तोड़फोड़ कर देती हैं। फिर इसके अलावा रिसोर्सेज फंडिंग की कमी हम लोग को देखने को मिलती है इसके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए। तो जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे और स्टेट बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इको टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी है। कम्युनिटीज जो है उनको पार्टिसिपेट करवाओ, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो कि भाई ऐसी जो धरोहर है हमारी उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। नेचुरल और जियोलॉजिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो, है ना। इंटरनेशनल पार्टनरशिप करो इस चीज में रिसर्च करने के लिए, इस हेरिटेज साइट्स में और बेहतर रिसर्च के लिए, है ना। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप 7 दिन में 4 दिन तो जो है वो सुनते ही हो कि भाई एआई जो है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इसमें जो कुछ फैक्ट्स मिलेंगे बस वो ध्यान में रखना, बाकी चीजें सुनो आप। है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस में तो लिखने के लिए आएगा ही आएगा, 200% है, 200%। तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा एआई इंपैक्ट समिट 2026, जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा। तो ये लिख लो आप, एआई इंपैक्ट समिट फरवरी 2026 में होगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इंडिया होस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर समिट को, ये वाली फैक्ट लिख लो। इसको अनाउंस किया यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी, एआई फॉर विकसित भारत अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें बताया गया है कि एआई से इंडिया का जीडीपी 2035 तक $8.3 ट्रिलियन पहुंच सकता है। तो ये पूरी चीज आप फैक्ट जो है वो लिख लो, नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम, और ये फैक्ट भी जरूर जो है वो लिखना, $8.3 ट्रिलियन का पोटेंशियल रख रहा है एआई। अगर एआई पर हमने सही तरीके से काम किया तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 2035 तक जो है वो $8.3 ट्रिलियन जो है वो पहुंच सकती है। ये ग्रोथ जो है वो इंडिया की हो सकती है एआई के कारण, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए और थोड़े से याद रखने के लिए। अब मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये पहली बार होगा कि ग्लोबल साउथ नेशंस इस तरह का एआई समिट होस्ट करेगा। सोचिए आप, इंडिया को एक आप कह सकते हैं कि ऐसा लीडर माना जा रहा है, एक मजबूत लीडर माना जा रहा है जो एआई एडॉप्शन के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही साथ इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा पूरे इवेंट को, तो मीटी ऑर्गेनाइज करेगी। ऑब्वियसली एआई की बात हो रही तो मीटी ही करेगी। विजन यही है, नीति आयोग का इनपुट, नीति आयोग जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग ये पूरी समिट में जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी। थिंक टैंक है ना हमारा नीति आयोग। एथिकल, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एआई बनाना है, इस पर मेनली फोकस किया गया है। स्पेशली एथिकल, एथिकल एआई पर मेन टारगेट है हमारा। और इससे रिलेटेड ही देखना, मेंस में ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इंडिया की टेक लीडरशिप, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, बायोटेक, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर इसको बूस्ट करने से रिलेटेड भी इस समिट के अंदर बातचीत होंगी। जब होंगी तब तो बात करेंगे, अभी के लिए तो बस फैक्ट ध्यान में रखो, कौन होस्ट कर रहा है, कहां पर होगी, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे। और ये वाला फैक्ट तो मेंस में लिखने वाला फैक्ट है भैया, ये तो रट लेना, क्योंकि नीति आयोग ने बोला है। एआई एडॉप्शन के जरिए इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, सोशल गुड प्रमोट किया जाएगा कि भाई एआई के माध्यम से हम लोग सभी को जो है वो तरक्की मिल सके, सभी की ग्रोथ हो सके, इस पर फोकस करें। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करें, सतत विकास के ऊपर फोकस करें, है ना, स्थिरता पर फोकस करें। सोशल गुड की भाई समाज में सभी के लिए, सभी का कल्याण होना चाहिए भाई, राइट। तो एआई की मदद से ये 3 चीजों पर जो है वो फोकस जो है वो करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि डेटा सभी को मिले, है ना। तो ये सब चीजें, डेटा का एक्सेस सभी के पास हो, गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस में, इन सब में एआई हेल्प कर सकेगा ऑब्वियसली। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो ये है, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस,
पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। तो ये इनके प्रिंसिपल हैं। एआई जो है वो सबसे पहले तो ह्यूमन डिग्निटी पर काम करे, कल्चरल इंक्लूजन पर काम करे, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी पर काम करे। सिंपली एआई जो है वो लोगों के हित के लिए काम करे, लोगों की तरक्की के लिए काम करे। दूसरा प्लैनेट, भैया हमें प्लैनेट को जो है बचाना है पॉल्यूशन से, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो एआई पब्लिक के लिए काम करे, एआई प्लैनेट के लिए काम करे, और एआई सबकी प्रोग्रेस के लिए काम करे कि एआई बेनिफिट जो है वो सभी को मिलना चाहिए, कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए। बस पीपीपी का इनका प्रिंसिपल है, 3P। ठीक है, 7 चक्र भी बोले गए हैं, 7 थीमेटिक चक्र, ये पीपीपी प्रिंसिपल लिख लो, 7 चक्र लिख लो, 7 थीमेटिक चक्र। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, रेजिलियंस, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर सोशल गुड। तो ये 7 चीजों पर काम करना है। ठीक है, ये 3 चीजों पर ब्रॉड लेवल पर काम होगा, 7 चीजों पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेवल पर काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उड़ान ग्लोबल एआई पिच फेस्ट। उड़ान ग्लोबल एआई पिच फेस्ट, ये बेसिकली इंडिया और अब्रॉड में बताया जाएगा। ये सब इनिशिएटिव होंगे, ये अभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट युवा एआई इनोवेशन चैलेंज होगा, प्लस एआई बाय हर, एआई बाय हर, राइट। तो ये प्रमोट करेगा युवा और महिलाओं का पार्टिसिपेशन एआई में। फिर एक चैलेंज भी करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज, पब्लिक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स एआई कैसे सॉल्व करेगा वो शोकेस करेंगे। एआई एक्सपो भी होगा, जहां पर 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आएंगे, 30 से ज्यादा कंट्रीज के। रिसर्च सिंपोजियम होगा एडवांस कोलैबोरेशन के लिए, काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स एआई की फील्ड के एक साथ इकट्ठा होकर एक टेबल पर, एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे। 8 स्वदेशी फाउंडेशनल एआई मॉडल्स सामने रखे जाएंगे, जो अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, है ना, इन सबको शोकेस करेगा। 570 डेटा और एआई लैब्स के नेटवर्क भी देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी 30 लॉन्च हो चुके हैं। इंडिया एआई फेलोशिप प्रोग्राम भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब अभी जो है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में जब ये इवेंट होगा, तो ये सब इवेंट्स भी जो है वो, सभी इवेंट्स जो है वो चलते रहेंगे। नेक्स्ट, एआई का पोटेंशियल इंडिया के लिए क्या है, तो इसमें कुछ आंकड़े रहेंगे जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये वाला आंकड़ा तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आप ध्यान में रखिएगा। बिना एआई के हम 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, बट एआई की मदद से हम 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं 2035 तक, ये बताया है नीति आयोग ने, है ना। फिर इस सेक्टर वाइज का भी इन्होंने बताया हुआ है, वो सब आपको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे इंडस्ट्री अगर अडॉप्ट करेगी तो 30 से 35% जो है वो उसकी ग्रोथ होगी, है ना। ऐसे ही 20 से 30% जो है वो ग्रोथ होगी अगर हम एआई ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी एआई की मदद से, ऑब्वियसली फिनटेक में। मैन्युफैक्चरिंग के पास भी पोटेंशियल है 80 से 85 से 100 बिलियन डॉलर बनाने का, एआई को इंटीग्रेट करके। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यही है कि भाई एआई असिस्टेड ड्रग डिस्कवरी, यानी कि आज की डेट में नई नई दवाइयों को बनाने में एआई जो है वो मदद करे, है ना। नेक्स्ट जेन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने में एआई मदद करे। सॉफ्टवेयर असिस्टेड व्हीकल्स तैयार जो है वो करें, ऐसी गाड़ियां जो है वो जो कि हाईटेक सॉफ्टवेयर वाली हो, राइट। तो इस पर एआई जो है वो हेल्प करे। तो ये सब चीजें मेंस वाली भी हैं, बट थोड़ा सुनने वाली ज्यादा है। तो यूनियन मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, टेलीकॉम में लीड कर रहा है। ऑलरेडी 278 इंस्टीट्यूशन सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल हो चुके हैं। मोहाली लैब में चिप प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। बट चैलेंजेस यही है, सेफ्टी से रिलेटेड चैलेंज, रैपिड एआई एडॉप्शन जो हो रहा है इसका मिसयूज भी हो सकता है, डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है। अभी हो नहीं रहा था वो साड़ी पहनने वाली जो रील जो वायरल हो रही है, उसमें देखिए आप कितना बवाल जो है वो मचा हुआ है, राइट। कि ये आपकी फोटो जो है वो कहीं अपने पास सेव करके तो नहीं रख रहा है, राइट। ऐसी चीजें होती हैं। तो भैया आज की डेट में आप अपनी टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हो, बट उसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो उसके जरिए आप ब्लैकमेल भी हो सकते हो। ऐसा कई बार लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया गया, मैंने खुद पर्सनली इस चीज को फेस भी किया है। बट हमें ब्लैकमेल करने वाला ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। पहले हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, फिर उसको ऐसी वैसी बातें बोलते हैं कि उसके कान से खून निकल आता है राइट। क्योंकि हमें छेड़ोगे भाई तो फिर क्या ही बोले, नो वर्ड्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज किया जाए, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फंड्स चाहिए, है ना। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें फोकस करना है। तो एआई अच्छा है अगर उसको सही तरीके से यूज में लाया जाए, और सही तरीके से यूज में ना लाया जाए, उसका मिसयूज हो तो सबसे बेकार चीज है एआई। अब बात करते हैं एक ऐसे सुधार के बारे में जो
करोड़ों सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफओ ने अपने मेंबर पोर्टल्स पे एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है, पासबुक लाइट। लिख लो, पासबुक लाइट जो है वो किसकी फैसिलिटी है, क्वेश्चन आएगा ईपीएफओ की। एक और इन्होंने फैसिलिटी जो है वो शुरू करी है जिसका नाम है एनेक्शर के एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर जॉब चेंजर्स। ये जो भी लोग जॉब चेंज करते हैं ना, तो उसके लिए ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर जॉब चेंजर्स। नौकरी बदलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो ये रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने, शिकायतें जो ज्यादा आ रही हैं उसको कम करने और 2.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए किया है। बस ठीक है, तो बस यही चीज है, दो चीज बस ध्यान में रखिएगा। एक पासबुक लाइट जो है वो लाया गया है, और ऑब्वियस सी बात है कि इससे नाम से हमारा पासबुक लाइट क्या है भाई, ये मेंबर पोर्टल है जो अलाउ करेगा यूजर को कि वो अपने कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना विड्रॉल है, वो पूरी चीज एक जगह पर देख सकें बस। और दूसरा एनेक्शर के, अगर उनको जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो डायरेक्टली डाउनलोड किया जा सकेगा वेबसाइट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है, और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ट्रांसपेरेंसी बेहतर रहे, राइट। बस इतनी सी चीज है, बस ये चीज बस इतनी ध्यान में रखो, दैट्स इट एग्जाम के लिए। अब देखो, ये लिखना नहीं है क्योंकि ईपीएफओ के बारे में ऑलरेडी जो है वो पढ़ाया जाता है आपको। तो ईपीएफओ गाइस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, ये बात आप जानती होंगे। सैलरीड एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन बेनिफिट ये प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये भी आपको बताऊंगा, जिन लोग की सेविंग रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन के बेनिफिट जो होते हैं वो कहां से आते हैं, ईपीएफओ से आते हैं। यस, रेगुलरली डिजिटल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करता है फंड मैनेजमेंट और ट्रांसफर को सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले पीएफ बैलेंस देखने के लिए एक अलग पासबुक पोर्टल जो है वो लॉगिन करना पड़ता था, जिसमें काफी डिले होता था, तो इसलिए अब इन्होंने उसी में एक पासबुक लाइट जो है वो शामिल कर दिया। एनेक्शर के सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल होता था, प्रोविडेंट फंड ऑफिस पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती थी, यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है एनेक्शर के लिए सिर्फ उसी को दिया जाएगा, अब डायरेक्टली लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इस प्रकार के रिफॉर्म्स किए लोगों के लिए सुविधा और बढ़ाने के लिए। तो अब शिकायतें कम होंगी, ट्रस्ट और बढ़ेगा, है ना, जॉब चेंजर्स का वेरिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। अब पासबुक लाइट जो है वो है क्या, इसके बारे में सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के अंदर एक सिंप्लीफाइड स्नैपशॉट टूल है जो बताएगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना निकाला गया, बैलेंस कितना है, वो इंस्टेंटली देख सकेंगे। अलग लॉगिन की इसमें जरूरत जो है वो अब नहीं होगी, एक ही जगह पर जो है वो उन्होंने एक ही पोर्टल पर चीजें कर दी हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि पीएफ डिटेल जो है वो क्विकली जो है वो प्रोवाइड की जा सके, राइट, उसका एक्सेस क्विकली जो है वो मिल सके, लॉगिन डिले जो है वो कम हो, राइट। सिंगल लॉगिन सिस्टम जो है वो पोर्टल्स के बीच में जो स्विच करने में टाइम लगता है उस डिले को कम कर देगा और एक्सपीरियंस बेहतर कर देगा यूजर्स का, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या है, वो देख सकेंगे, बस और कुछ नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर अच्छा इन्होंने जो है तैयार जो है वो कर दिया एक प्रकार से, यानी कि पोर्टल के अंदर ही एक अलग से एड ऑन जो है वो इन्होंने दे दिया है यूजर की सर्विसेज को और बेहतर या एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। बस एनेक्शर के बारे में बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपली बस इतना लिख दो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो पहले पीएफ ऑफिस जो है वो इशू करता है जब एम्प्लॉय जॉब चेंज करता है, अब ये इंश्योर करेगा कि तुरंत उसको रहो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो एक्यूरेट ट्रांसफर जो होगा पीएफ बैलेंस का प्लस सर्विस पीरियड का, वो एट अ टाइम हो पाएगा। पीएफ ट्रांसफर स्टेटस आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं बिना ऑफिस के चक्कर लगाए। बैलेंस और सर्विस पीरियड सही रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं इंस्टेंटली देखा जा सकता है। परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड होगा, फ्यूचर में ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब इस प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है, राइट। एक टीचर, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इन्होंने दिया है, एक टीचर जैसे कि जो दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी, अब पहले सर्टिफिकेट के लिए पीएफ ऑफिस के उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, अब डायरेक्टली पोर्टल पे जाकर एनेक्शर के जो है वो डाउनलोड करके अपना ट्रांसफर वेरीफाई कर सकती हैं। तो ये हो गया एनेक्शर के का एग्जांपल, इसमें भी इन्होंने एग्जांपल दिया था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे कि एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने एम्प्लॉयर का मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन वेरीफाई करना चाहती थी, पहले अलग लॉगिन से टाइम वेस्ट करती थी, अब एक ही लॉगिन में इंस्टेंटली डिटेल जो है वो चेक कर सकती हैं। तो बस यही था, ये अच्छे रिफॉर्म्स जो है वो सामने लाए गए हैं। ये रिफॉर्म टेक्निकल
अपग्रेड्स नहीं है बल्कि एक स्टेप है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही है सिटीजन सर्विसेज में। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। इक्वलाइजिंग फूड कंजम्पशन। ठीक है, फूड कंजम्पशन में इनइक्वलिटी हो रही है भैया। एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2024 सामने आए, लिख लो। एनएसएसओ के द्वारा पब्लिश किया गया हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2024, और एक डिकेड के बाद रिलीज हुआ है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 साल के बाद इसको लाया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अप्रैल 2025 की क्या कहती है? एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी जो है वो इंडिया में गिरी है। बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग्स। 2011-12 में 16.2% से गिरकर 2022-23 में 2.3% हो गई। वेरी गुड, ये लिख लो भैया, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, ये आपके लिए लिखना जरूरी है। लेकिन ग्राउंड डेटा ये शो कर रहा है कि भाई गरीबी कम होने के बावजूद, ये डेटा भी लिखना, 50% गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं और 20% शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं अभी भी दिन में 2 थाली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला आंकड़ा जो है वो हिला के रख देगा। सोचो आप, स्थिति कितनी खराब है लोगों की। खुशकिस्मत हो आपके, आपको अगर 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो। बट यहां पर मैं थोड़ी सी चीज आपको समझाऊंगा। अक्सर आपसे लोग जो है वो बोलते होंगे कि यार अपने आप से नीचे वालों को देखो और अपने आप को देखो, देखो तुम कितना बढ़िया कर रहे हो। अच्छी बात है, अपने नीचे वालों को देखकर ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करो कि ऊपर वाले चलो आपने जो है वो मुझे कम से कम मेरे ऊपर कृपा बनाई रखी कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। बट पता है, यहीं पर ही ऊपर जाओ। यहां नीचे देखकर सेटिस्फाइड मत हो। जो नीचे देखकर जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं उनसे मैं नफरत करता हूं। नीचे देखो और फिर बोलो कि भगवान अब मुझे और ऊपर बढ़ना है और ऊपर जाना है, क्योंकि अब आप फिर ऊपर वाले को देखो। यहां पर आप बैठे हो, आप देख रहे हो कि अरे यार मेरे एक गरीब है, उसकी आपने हेल्प कर दी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तरस किया और उसको हेल्प करके बताया कि भाई चलो आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो। और आपको वहीं पर नहीं रहना है, अब आपको ऊपर वाले व्यक्ति को देखना है कि अरे यार उसके पास तो BMW है, साला अपन को ही मेहनत करनी है? अब आपके लिए ऊपर देखने का मतलब है कि आपको ऑफिसर्स को देखना है कि मेरी गाड़ी भी निकले तो मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बुलेंस चलाने सीख लो इसका मतलब ये है कि आप काफिले में चलो भाई, आपकी गाड़ी निकले तो काफिला होना चाहिए आपका। आगे 4-5 पुलिस की गाड़ी सायरन बज रहे हैं, एक गाड़ी में आप जो है वो बैठे हुए बिल्कुल स्मार्टली यूनिफॉर्म में, अगर आप आईपीएस हो तो, और इवन अगर आप कलेक्टर हो, आईएएस हो तो बेहतरीन, आप जो है वो बढ़िया फॉर्च्यूनर में बैठे हुए हैं, चल रही है आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, पूरा काफिला। ये होना चाहिए जलवा, विजन वो रखो। नीचे वाले को देखो, ठीक है, इट्स ओके, उसकी लाइफ जो है वो खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स गरीब हैं इसलिए मैं गरीब हूं। अबे बेवकूफ, इतना कर कि तेरे पेरेंट्स की लाइफ तू ठीक कर दे। और ना ही सिर्फ पेरेंट्स की, अपनी पीढ़ी में, बोलते हैं ना कि अपनी पीढ़ी में ऐसा कर दो कि तुम्हारी पूरी अभी तक की जो पीढ़ी ने जो नहीं कमाया था उसके लिए तुम एग्जाम्पल बन जाओ, आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ कि भाई तुमने उठा दिया अपने पूरी फैमिली के ब्लड लाइन को। समझ रहे हो? जलवा ऐसा होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। कमजोर माइंडसेट का एटीट्यूड ये है, हमारा बाप गरीब है इसलिए हम गरीब हैं, उसको कोस रहे हो बाप को, बेवकूफों। ये आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोचो लोगों को 2 वक्त की थाली तक नसीब नहीं हो रही। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेजर्स के बारे में हम लोग जो है वो अगर चर्चा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। पॉवर्टी को जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? इनकम इनफ है मिनिमम कैलोरी नीड्स के लिए, कि भाई गरीबी देखने के लिए हम लोगों की जेब देखते हैं कि इनकम उसकी कितनी है। ट्रेडिशनल वो यही है। ब्रॉडर मेजर्स के अंदर थाली इंडेक्स देखा जाता है। ब्रॉडर मेजर ले लो आप कि भाई उसकी थाली में जो है वो क्या क्या चीजें हैं, कितने उसकी थाली के अंदर अनाज है, दाल है, सब्जियां है, दही है, सलाद है, क्या है। उसकी थाली देखी जाती है कि वो जो खा रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनका इनकम जो है वो देखा जाता है, गरीबी का स्तर देखा जाता है।
ये बताता है कि अभी भी एक बड़ा सेक्शन न्यूट्रिशन डेप्रीविएशन का शिकार हो गया है। काफी सारे लोग जो है वो न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन, इसलिए तो कुपोषण की प्रॉब्लम हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। होम कुक्ड थाली की कॉस्ट जो है वो 30 रुपए है। ये चीज बताई जा रही है 2023-24 में 50% गांव क्षेत्र में, 20% शहरी क्षेत्र में लोग जो है वो 2 समय की मील जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। इवन पीडीएस के बावजूद, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बावजूद 40% गांव क्षेत्र में और 10% शहरी क्षेत्र में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले घर को नॉन फूड एक्सपेंस यानी कि रेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट कवर करना पड़ता है और फूड बचता है रेसिड्यूअल एक्सपेंडिचर के रूप में। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले तो लोग जो है वो अपने घर का रेंट देंगे, फिर स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा करेंगे, फिर पढ़ाई के ऊपर, फिर अंत में अपने फूड खाने पीने को ध्यान में रखते हैं। बट मेरा मानना है भैया देखो, अगर सेहत है तभी ये पूरी चीज करने के लिए आप जो है वो, अगर अच्छा खाओगे तब अच्छा दिमाग जो है वो आपका रहेगा। यहां पर यहीं पे तो लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसलिए फिर बड़े नहीं बन पाते। कभी कोई व्यक्ति जो है जिसने ग्राउंड लेवल से अपने आप को जो है वो आगे खड़ा किया, बड़ा किया है ना, तो कभी उसकी लाइफस्टाइल जो है वो देखना। उसको पता है कि उसकी बॉडी की नीड्स क्या है, उसको पता है कि वो खर्चा कर रहा है तो वो किस चीज में करेगा। लोग फालतू चीजों पे खर्चा कर लेते हैं। अब जैसे मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि लोग पिक्चर देखने में खर्चा कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, फालतू में मोबाइल खरीद रहे हैं महंगा वाला। अरे बेटा, उसकी जगह तुम आज की रेट में अगर कोर्स खरीद लो, अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलप करो, अच्छी किताबें खरीदो, हैं तो वो खरीदनी नहीं है भाई। अपनी स्किल्स को डेवलप करने की किताबें खरीदो, माइंडसेट को इंप्रूव करने की किताब खरीदो, सेल्फ डेवलपमेंट की किताब खरीद लो मूवी में खर्च करने की जगह। अरे पिक्चर देखनी है ठीक है, मैं इलीगल मीन्स आपको बता देता हूं, बहुत सारी चीजें, पिकाशो है, ये है वो है, ऑनलाइन पता नहीं अलग अलग साइट्स वगैरह जो है वो होती हैं, डूफ्लिक्स करके भी एक है एप्लीकेशन है भाई। वैसे ये लिखने वाली चीज नहीं है और ये बोलने वाली चीज भी नहीं है, ये लीगल चीजें होती हैं। ठीक है, मन है कोई ज्यादा ही मूवी देखने का या इंटरेस्ट है आपका, चलो कि हफ्ते में एक दिन मूवी देखने का मन करता है, इसमें देख लो ना भाई। क्यों नेटफ्लिक्स जो है वो लेना अभी? ये सब चीजें आपको फ्री में मिलेंगी भैया। लोग आपको ला ला के देके जाएंगे कि सर मैडम सब्सक्रिप्शन लीजिए ना हमारी तरफ से, यूट्यूब प्रीमियम मैडम हमारी तरफ से लीजिए ना। हाँ, अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब सबसे ज्यादा आप पढ़ाई के लिए यूज जो है वो करते हो, तो यूट्यूब प्रीमियम लो, है उस पर खर्च करो। बट नहीं, लोगों को उस पर खर्च नहीं करना। ऑडियो बुक्स वाले सब्सक्रिप्शन लो कि अच्छी ऑडियो बुक सुनो, पढ़ने वाली बुक्स जो है वो सुनो, बट नहीं, उस पर लोगों को खर्च नहीं करना है। इन सब चीजों पे करोगे, अपनी स्किल्स डेवलप करने पे करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने पे करोगे, अपने अच्छा खाना खाने पे करो भाई। अपने घर में अपने परिवार वालों को अच्छा खाना खिलाओ, न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स लेके आओ, जाओ घर के अंदर, खर्च करो ना इन सब चीजों में। पर नहीं भाई, जब अच्छी चीजों में खर्च करोगे तो खुद देखना आप, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी और डेवलपमेंट आपका होगा। ये बात लिख लो मेरी। चलिए, अब देखो, मिनिमम डाइट जो इंश्योर करे एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो इसको अपन ये कहते हैं प्राइमरी फूड कंजम्पशन, यानी कि जिसमें आपको एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। आजकल का खाना तो वैसे ही खराब हो गया है भाई, इसलिए आप ट्राई करो कि जितना नेचुरल हो सके उतनी अच्छी चीजें खाएं, मिलावट वाली चीजों को दूर रख के। कार्ब्स लो, प्रोटीन लो, विटामिन लो, एनर्जी, फैट्स प्रॉपर होने चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग ऐसे फूड जो है वो इंटेक करो जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में, मेमोरी सेल डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करें। कुछ सुपर फूड्स खाओ, है बॉडी को अच्छा रखो। थाली इंडेक्स बेंचमार्क के रूप में जो है वो यूज होता है गाइस। करंट रियलिटी क्या है? पीडीएस सक्सेसफुल है, सीरियल कंजम्पशन ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो चुका है, पल्सेस कंजम्पशन अनइक्वल है, पुअरेस्ट 5% कंज्यूम करते हैं, ओनली हाफ ऑफ रिचेस्ट 5%। पता है आपको? देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। जो इसमें समझो, सबसे गरीब 5% लोग सबसे अमीर 5% लोग की तुलना में केवल आधा ही
उपभोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर जो है वो अमीर अपनी हैबिट्स के लिए है। ऐसा नहीं भाई, देखो अमीर बनना है तो अपनी बिहेवियर, अपनी हैबिट्स को चेंज करो। ऑफिसर बनना है तो आज से अपने ऑफिसर लाइक माइंडसेट बनाओ। समझ रहे हो? तो वो यहां पर जो आदमी अमीर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर 5% अमीर जो है वो खा जाएगा 50% गरीबों की दाल। ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी चॉइस, कि भाई उसको पता है। अमीरों का खाना देखिए आप, जो रिच पीपल होते हैं, फिट लोग होते हैं। जब ऑफिसर बनोगे ना, तो बेटा आपकी जो एकेडमी होगी, उस एकेडमी में आपको सिखाया जाएगा खाना कैसे खाते हैं। पता है आपको? क्योंकि आने वाले समय में आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाओगे, और आप लोग की थाली जो होगी वो मस्त होगी एकदम। देखकर ही मजा आ जाएगा कि वाह यार कितना बेहतरीन खाना है ये। बिकॉज वॉट यू ईट, योर माइंड बिकम दैट। जो खाओगे वैसा आपका माइंड बनेगा। समझे आप? ठीक है, रूरल एरियाज में नॉन पुअर भी सब्सिडी जो है वो एंजॉय करते हैं। अर्बन एरियाज में सब्सिडी थोड़ी प्रोग्रेसिव है, बट फिर भी लोग जो है वो चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो आज की डेट में सरकार जो है फूड फोर्टिफिकेशन और इन सब चीजों पे काम करी कि लोगों को न्यूट्रिएंट तो मिले भाई। यूनिवर्सल सीरियल कवरेज, राइस और व्हीट कंजम्पशन में डिस्पैरिटी को इसने एलिमिनेट किया। इसने बोला नहीं भाई, लोगों को चावल भी मिले, गेहूं भी मिले, हैं अच्छी डाइट जो है वो लोगों की मिले। सब्सिडाइज सीरियल्स 80% पॉपुलेशन को मिल रही है। सोचो आप, 80% गरीबों को खाना दिया जा रहा है, बट फिर भी लोग जो है वो कुपोषित हैं। कहीं ना कहीं यस, उसमें पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा वो है, सिर्फ लोगों की गलती नहीं है। राइट? तो यही है। अब आज की डेट में ये सब सब्सिडी के कारण सरकार के ऊपर बर्डन तो पड़ता ही है फंड्स का। न्यूट्रिशनल डेफिसिट तो आज की डेट में है ही। खाना जो भी प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा है, वो उतना सफिशिएंट नहीं है जिससे कि उनको पोषण जो है वो मिल सके। कई बार खाना खराब भी हो जाता है, तो लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज भी है। कई बार टारगेट प्रॉपर नहीं होता, और कई बार ये भी होता है कि खाना जो है वो गरीबों के लिए आ रहा है ट्रक भर के, वो कहीं और दूसरी जगह जो है वो निकल जा रहा है। उसको जो है वो ये सब माफिया लोग जो है वो, चोर लोग जो है वो खा लेते हैं, बेच देते हैं। असली गरीब तक जो है वो चीजें पहुंच नहीं पाती। फिर कई बार लोगों के बिहेवियरियल चॉइस होती है, डाइटरी चॉइस, कि डाइट जो है वो सही रखते नहीं है। वो सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स जो है वो इंटेक जो है वो करते आ रहे हैं। हरी सब्जियां, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं बॉडी को। है ना? तो ये सब चीजें, तो बास्केट को डाइवर्सिफाई करो भाई, अच्छा खाना खाओ। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब होना चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह सब होना चाहिए। एक टाइम पर मैं भी नहीं खाता था भाई, आजकल मैंने अपने ऊपर काम करना फिर से शुरू कर दिया। मैं भी एक टाइम पर बिल्कुल ये क्या है, क्या कहता, पास्ता खाना है मैं तो, बर्गर खाना है मैं तो। और उसका फर्क मुझे दिख रहा है भाई। मैंने अभी 5-7 किलो जो है वो अपना कम कर लिया भाई। मैंने, आपको याद है, अगर मुझे आप बहुत समय से फॉलो कर रहे हो तो मैं बस बोलता था कि अरे थोड़ा वेट लूज कर रहा है, वेट लूज करना है। आई हैव जेन्युइनली स्टार्टेड लूजिंग वेट, क्योंकि मैंने काम किया भाई उस चीज पे। क्योंकि ओबेसिटी, मैं भी हूं, ओबीज हूं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो उसको ठीक करना है, उसके लिए कुछ नहीं, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो इंटेक करो। और अब तो वैसे भी, आज ही मेरे पंडित जी ने मुझे फोन करके बोला कि अरे भैया, बाहर का खाना नहीं खाना है, आज से बंद। आपके पाठ चल रहे हैं, पावरफुल पूजाएं चल रही हैं, लहसुन प्याज का बिल्कुल बंद। अब 9 दिन तक अपना लहसुन प्याज बंद। कल गलती से वो खा लिया था, तो आज देखो उनका अलर्ट होकर फोन आ गया। और अचीव करना चाहोगे तो देखो, यूनिवर्स आपसे सब अचीव करवा देता है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते चलना है। अगर आपने फैसला ले लिया कि आपको एसडीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप बन के रहोगे। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि रोज जो है वो इस पर थोड़ी देर विचार करना है। राइट? जैसे कि मैं अपनी चीजों पर रोज थोड़ी देर विचार करता हूं, अपने गोल्स के ऊपर देखता हूं अपने गोल्स को, है ना, विजुलाइज करता हूं। आप भी रोज विजुलाइज करो, वैसे बनने की कोशिश करो, एक एसडीएम की तरह, एक आईएएस की तरह बनने की कोशिश करो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप बार बार पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे, अपने गोल्स की तरफ ऑटोमेटिकली जाने लगोगे। ऑटोमेटिकली आपके दोस्त यार जो है आपसे दूर होने लगेंगे। दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्स। लोग मानते नहीं है इस चीज के बारे में, बट एक्चुअल में ये सब चीजें होती हैं गुरु। पहले मैं भी नहीं मानता था,
बट जब होना शुरू हुई तब मैंने मानना शुरू किया। अम्मा कैंटीन्स, अन्ना कैंटीन्स, ये सब मॉडल जो है वो शुरू किए गए हैं जिससे कि लोगों को जो है वो अफोर्डेबल बैलेंस मील मिल सके। अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों के बीच में, भाई प्रोटीन खाओ, अपने थाली को जो है वो डाइवर्सिफाई रखो, रोटी सलाद चावल सब्जी सब रखो उसमें, जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतना फायदा मिलेगा। अब ये टॉपिक फिर से वही है, सेम रिपीट हो गया, बट कुछ फैक्ट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी अपनी रिपोर्ट, भैया वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 लिख लेना, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट है तो अपने लिए काम की है। इसकी थीम भी बड़े काम की है, लिख लीजिएगा। थीम भी हिंदी में मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही लिखेंगे थीम। मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू बेनिफिट ऑफ ऑल, टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है। एआई सबके लिए काम करे, मतलब एआई को जो है वो इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, इक्विटेबल बनाया जा रहा है। वही पढ़ा ना अपन ने, वही सेम चीज है और कुछ नहीं इसके अंदर। 2040 तक एआई से पूरे दुनिया भर का ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में 34 से 37% बढ़ सकता है। तो ये आंकड़ा लिख लीजिएगा भैया, व्यापार भी बढ़ेगा एआई की मदद से। ये आंकड़े थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एआई से रिलेटेड, क्योंकि मेंस में ऐसे में यूज कर सको तो लिख लो। पूरे दुनिया भर की जीडीपी में भी एआई 12 से 13% की ग्रोथ करेगा। चलो बता दो, अब 2035 तक इंडिया में कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की क्षमता रख रहा है एआई? बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अभी पढ़ाया ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले, देखते हैं किसको अभी तक ये चीज याद है। याद है तो मतलब आप ढंग से पढ़ रहे हो, और याद नहीं है तो अब से ढंग से पढ़ना शुरू करो। बट वार्निंग है भैया कि एआई को ध्यान से रखो, नहीं तो एआई बैंड बजा देगा। बस और कुछ नहीं, ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये तो हम जानते ही हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। पूरे दुनिया भर के ट्रेड ट्रेंड्स को बताती है, क्या चुनौतियां चल रही हैं पूरे दुनिया भर के व्यापार में उसको बताती है ना। मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम का एनालिसिस करती है। इस एडिशन का फोकस एआई के ऊपर है कि एआई जो है वो काम करे। बस एआई को अडॉप्ट करेंगे आप तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, राइट, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, छोटे प्रोड्यूसर्स को पूरे दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंच जो है वो मिलेगी, राइट, ऑटोमेशन के जरिए। और अगर डिजिटल डिवाइड खत्म हो गया तो लो इनकम कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स 11% तक ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं। पूरे दुनिया भर में ट्रेड 2040 तक 40% एक्सपेंड हो सकता है, जीडीपी में 12 से 13% का गेन हो सकता है, राइट। सेमीकंडक्टर, सर्वर्स, इसमें और ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, एआई के आने से भाई ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो उसमें तो ट्रेड बढ़ना ही है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गया ये 2023 में ही। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, एआई रिलेटेड गुड्स पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस 2012 में 130 से बढ़कर 2040 में 500 हो गई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ध्यान भी देना जो है वो जरूरी है ना भाई। लेबर मार्केट्स ट्रांसफॉर्म होंगे, रूटीन जॉब रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एआई जो है वो काफी सारे लोगों की जॉब्स जो है वो खाएगा, बट ऑब्वियस ही बात है नई डोर्स भी ओपन करेगा। स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी लोगों को, इसलिए आप लोग हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखो, क्योंकि आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको भी हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। मैं बड़ा शॉक्ड रहता हूं कि लोगों को एग्जाम फॉर्म भरना नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा तो सीखो ना भाई, खुद से मेहनत करके भरो। आप खुद नहीं सीखोगे, खुद नहीं मेहनत करोगे, दूसरों को क्या सिखाओगे भाई? लो आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड को कम करना है। यहां पर तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स में जब देखता हूं तो बड़ा गुस्सा आती है कि ये क्या कर रहे हो भाई। कुछ लोगों के ऊपर ऐसी गुस्सा आती है मुझे, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। यहां पर आपको फ्रॉड को बचाना है, आप खुद ही फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए भाई। आपके साथ खुद ही फ्रॉड हो गया, ये कौन सी बात हुई भाई? चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बट अब आगे नहीं करना है। माना गलतियों से ही इंसान जो है वो सीखता है, मेरे से भी होती है, मैं भी कई बार गलत लोगों के ऊपर पैसा फंसा देता हूं अपना, परेशान रहता हूं फिर। पर जब सीखता हूं फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपन ये गलती नहीं करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनको गलती करने की आदत है, एक बार गिर रहे हैं, दो बार गिर रहे हैं, बार बार गिरते ही जा रहे हो। अरे भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रीलिम्स कैसे निकलेगा? तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही है, अपॉर्चुनिटीज यही है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि ट्रेड कॉस्ट जो है वो लो होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सप्लाई चेन बेहतर होगी। एआई जो है बता देगा कि अननेसेसरली फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो ज्यादा मत रखो, इतना रखो, मतलब हर चीज
आपके लिए पहले से डिजाइंड हो गया, वो पहले ही एस्टिमेट करके जो है एक्यूरेट एस्टिमेट करके दे देगा, इतनी लागत इनपुट डालोगे तो इस प्रकार से आपको आउटपुट जो है वो मिलेगा, इस प्रकार से फायदा मिलेगा, पहले ही ये आपको क्लैरिटी जो है वो दे देगा, और क्या चाहिए बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब ये ब्लू पोर्ट वाला टॉपिक है, इस पर मुझे थोड़ा सा जो है वो और स्टडी जो है वो करनी है, इस टॉपिक पर मैं इस पर स्टडी करता हूं, और एक और मेरे ख्याल से 5 एक टॉपिक जो है वो छूट गए थे 17 तारीख का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे ना, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मैंने एक बार देखा था एक स्टूडेंट जो है वो लिख रहे थे कि आप भूल गए, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ बॉस, मुझे जो है वो पता रहता है, मेरे पास लिखी रहती हैं चीजें, बट यस टाइमिंग का थोड़ा सा मेरे साथ इशू रहता है, बट आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेम मंथ में जो है वो सेम जो पेंडिंग चीजें होती हैं वो कंप्लीट कर दी जाती हैं। एल नीनो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का आपका टास्क है, आप इस एल नीनो टॉपिक को वो पढ़ेंगे डिटेल में। एल नीनो और ला नीना होता है, इसको पूरे को ईएनएसओ बोलते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ज्योग्राफी का। ट्राई करो पहले इसको पढ़ो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने की, जनरल स्टडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी हमने दे रखा है। येलो क्रेस्टेड कोकैटूस, येलो क्रेस्टेड कोकैटूस लिख लो टाइटल, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में पाए जाते हैं, देख लेना भैया इसकी फोटो, येलो क्रेस्टेड कोकैटूस, ठीक है, बस ये लिख लो, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में पाई जाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है ये, आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं, बहुत पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं इंक्यूबेशन में और चिक फीडिंग में। चलो एनीवेज ये लिखने की जरूरत नहीं, बाकी ये दो चीज जो है वो जरूर लिख लेना, इसकी लोकेशन और इसकी फोटो देख लेना एक, ठीक है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।